हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक बहुत बड़ी सरप्राइज देने जा रहे हैं, जिसका कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों, आज सरप्राइज के रूप में हम अपना जो नोट्स है मेरा शॉर्ट्स नोट, उसको आप लोग को प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। पहले उसको हम लोग एक बार समझा देंगे हम आपको। उसके बाद टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम हमारा अवर स्टडी नोट्स से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको, वहां से जाकर के आप जुड़ जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। और जिनका डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं मिलेगा तो आवर स्टडी नोट से भी सर्च मार के भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जो भी टॉपिक लिए हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको समझाते हुए बहुत शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ से दोस्तों आपको हम बता दें 100% गारंटी के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाइए, देखिए, वहां से आपको समझ में आएगा। इस टॉपिक से आपको 4 से 5 नंबर आने की संभावना है एग्जाम में। और हमेशा आता है, 3 से 4 नंबर तो आता ही आता है, लेकिन हम और इसमें फैक्ट को जोड़े हैं तो आपको 5 नंबर तक के हम वो बता सकते हैं कि यहाँ से आएगा। चूंकि थोड़ा सा यह लंबा है तो लंबा भी जाएगा। और इसमें देखिएगा, आपको दिखाते हैं। जैसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से सब लगभग लगभग मॉन्ट्रियल समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में पर्यावरण के अंतर्गत में ये सब आ जाता है। जो भी हमने यह पॉइंट लिखा है दोस्तों, एक तरह से फैक्ट के रूप में कहिए या थोड़ा बहुत समझते हुए फैक्ट को याद करते हुए और आगे बढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी है, देख लीजिए यहाँ पे, और इसको हम लोग समझेंगे, समझ करके और माइंड में सेट कर लेंगे। इससे आपको एग्जाम में इसका फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अभी और कंटिन्यू कहाँ से पूछा गया है, सब हम आपको चर्चा करेंगे और आपको हाईलाइट करके बताएंगे कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाए। देख लीजिए दोस्त, ये भी है पॉइंट आपका संख्या का पिरामिड। पिरामिड जो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, ऊर्जा पिरामिड, वहां से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम आपको और बताएंगे। देखिए, ओजोन संरक्षण है। इस तरह से थोड़ा सा लंबा चैप्टर जाएगा और एक ही चैप्टर में चूंकि हमको रोज टाइम नहीं मिल पाता है, तो आज संडे है इसीलिए थोड़ा टाइम मिला है। तो सोचे कि आप लोग बहुत परेशान हैं हमारे शॉर्ट्स नोट के लेकर के। पता नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि देगा कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, हम बस बोल दिए हैं तो आप लोग को देंगे ही। बस थोड़ा टाइम का इशू रहता है और पीडीएफ बना हुआ भी नहीं है कि हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दें। और पीडीएफ अगर आपको दे भी दिए तो पीडीएफ ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक कि हम आपको एक बार नहीं समझा दें, क्योंकि वो हम अपना भाषा में लिखे हुए हैं, हमको किसी को देने के लिए नहीं लिखे हुए थे। तो हम अपने भाषा में लिखे हुए हैं, इसलिए हम ही समझ पाएंगे। तो एक बार आप लोग को जब समझा देंगे तब जाकर के आप लोग इजी वे में समझ जाइएगा और इजी वे में आपको याद भी हो जाएगा। कभी भी एक बार उठाइएगा आप और एक बार रीडिंग मार दीजिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, यह थोड़ा सा लंबा है, टाइम लगेगा, तो आप लोग धैर्य बना करके, टाइम लगेगा, यहाँ तक है दोस्तों लास्ट, टाइम लगेगा। लेकिन यह इतना अगर पढ़ लेते हैं, मान लीजिए कि 30 मिनट से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, मानते हैं चूंकि लंबा है तो बनेगा, चूंकि समझा करके भी आगे बढ़ना है, समझाना भी है, डायरेक्ट रीडिंग मारना है नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह लंबा तो बनेगा, लेकिन यहाँ से दोस्त यह लंबा बनेगा तो 4 से 5 नंबर दे के भी जाएगा हम लोग को। यह अगर आपको इतना टाइम लेता है, अगर मान लीजिए कि 35 से 40 मिनट ही टाइम लेता है, तो 4 से 5 नंबर यह दे के भी जाएगा। और 100% हम गारंटी कहेंगे, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग देखिएगा, अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक भी उठा करके देखिए, अभी पता चल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, तो आगे भी पूछने का संभावना हम 99% चांस बनाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो बिना स्किप किए, बिना कोई इधर उधर के, आप लोग धैर्य बना करके वीडियो को देखिए, समझिए। 30 से 35 मिनट आप लोग ऐसे ही गपशप में निकाल देते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा। इसका सीधा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। हम बता रहे हैं, यह मेरा शॉर्ट्स नोट है और आपको हम इसका आज समझाते हुए आगे बढ़ेंगे और टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे। दोस्तों, आप लोग का बेसब्री से इस टॉपिक का इंतजार था कि मेरा शॉर्ट्स नोट्स कब देंगे कब देंगे। तो आइए, आज हम सोचे कि आप लोग को, और अब हम सोचे हैं कि वीक में आप लोग को 2 से 3 वीडियो अपना शॉर्ट्स नोट्स के करा करके और धीरे धीरे आपको पीडीएफ के रूप में देते रहें। तो आइए आइए अब हम बात करते हैं मेन अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक के बारे में आज का हम इन्वायरमेंट लिए हैं, पर्यावरण। यहाँ से दोस्तों पूछता ही है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम ले लेंगे, उसके बाद समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तात्पर्य इसका क्या है, माने इन्वायरमेंट है क्या। तो परिजोर आवरण, परिजोर आवरण, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरा हुआ है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो इसका अर्थ है परिजोर आवरण है, जो कि हमारे चारों तरफ से जो घेरा हुआ है उसको पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। जितना भी हमारे चारों ओर है वह सभी का इकट्ठा रूप या सामूहिक रूप से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यह बेसिक नॉलेज है, यह जानना चाहिए हम लोग को कि पर्यावरण आखिर है क्या।
यहाँ पे आप देखिए, आप समझने के लिए देखिए, या तो स्टेटमेंट ऊपर हम लोग पढ़ लिए, लेकिन आप समझेंगे कि इसको एक लाइन में इजी वे में कैसे समझ लेंगे। देख लीजिए, यह पर्यावरण है और इसके चारों तरफ से जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, स्थल मंडल है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। बीच में जो हम अभी ऊपर में पढ़े परिजोर आवरण, परिजोर आवरण मतलब जो हमारे चारों तरफ से घिरा हुआ है और बीच में जो है वह उसको पर्यावरण बोल रहे हैं। तो ऐसे समझने के लिए है, पर्यावरण कहते किसको है और किस तरह से घिरा हुआ है। तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल से घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैव मंडल। अब जैव मंडल किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे, यह देख लीजिए दोस्त, जलमंडल है, यहाँ पे देखिए तो वायुमंडल है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों तो स्थल मंडल है। और तीनों के बीच वाला एरिया है, आपको बता दें कि तीनों के बीच वाला जो यह एरिया देख रहे हैं आपको, यह एरिया जो आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन है। तीनों का जो कॉमन है उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। किसी खास स्थल को जैव मंडल नहीं बोलेंगे, जल को भी नहीं बोलेंगे, न वायु को बोलेंगे, लेकिन तीनों जब मिलेगा और तीनों में जो कॉमन होगा उसको क्या बोलेंगे दोस्त, जैव मंडल बोलेंगे। तो हम लोग यह समझना चाहिए, इतना इतना जो है दोस्त नॉलेज होना चाहिए कि जैव मंडल आखिर है क्या, किसको बोलते हैं। अब आगे हम बात करें इसके घटक कौन है, जैव मंडल के घटक कौन है। घटक में बात करें तो दोस्तों बायोटिक में जैविक आता है और अजैविक आता है। हम लोग जानते होंगे कि जैविक जो जैव मंडल होता है उसमें जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक और अबायोटिक दोनों होते हैं। अब बायोटिक में जीवित समूह यानी कि जो सजीव होते हैं उसको बायोटिक बोलते हैं। तो जो बायोटिक में कौन कौन आ जाएगा, तो पेड़ पौधा, पशु, मानव, सूक्ष्म जीव, जो भी जीवित जंतु हैं वह सब बायोटिक में आएगा। यहाँ की पेड़ पौधा भी जीवित है, इसको सजीव मानते हैं हम लोग, तो यह बायोटिक में आएगा। और बायोटिक में जो निर्जीव है, जीवित नहीं है, जैसे कि वायु, जल, यानी कि जो निर्जीव नहीं है, लकड़ी, ये सब जो है आ जाएगा आपको अजैविक में है, अबायोटिक में। तो इसको ध्यान रखना है कि बायोटिक और अबायोटिक कौन होता है। उसके बाद घटक की बात करें हम, अब इसके घटक कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक घटक भी होते हैं जैव मंडल का, जैविक मंडल का, प्राकृतिक घटक भी होते हैं और मानव निर्मित भी घटक। अब प्राकृतिक घटक की बात करें आपसे, तो यह पेड़, जल, वायु, भूमि, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक घटक है। तो कभी कभी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपसे पूछेगा कि जैव मंडल का प्राकृतिक घटक इनमें से कौन नहीं है, और एक दे देगा आपको इधर से। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को ध्यान रखना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ इसको ध्यान में रखना है। मानव निर्मित की बात करें दोस्तों, सड़क, भवन, पार्क, ये सब जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। सड़क भी मानव के द्वारा, भवन भी मानव के द्वारा, और मानव के द्वारा, और पार्क भी जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक को। उसके बाद इसका संरक्षण, अब जैव जैव मंडल का जो संरक्षण कैसे करेंगे, इस पे अब हम लोग को मेन रूप से अब चर्चा करना है, और ये चर्चा करना है और इसको जो है दोस्त याद भी करना है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट की बात करें, इसका संरक्षण की बात करें हम लोग, तो वैश्विक रूप से इसका संरक्षण के लिए क्या किया गया, तो यह स्टॉकहोम सम्मेलन एक हुआ। इसका जो जैव मंडल का पर्यावरण का संरक्षण कहिए, तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन हुआ जिसको कि स्टॉकहोम में हुआ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसकी पहली बैठक स्वीडन में 1972 में हुआ। तो दोस्तों यह बात को ध्यान में रखना है, यह याद रखना है, क्योंकि यह पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला बैठक जो हुआ स्टॉकहोम में, स्वीडन स्वीडन में हुआ 1972 में। और उसी में दोस्तों 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून, अभी हम लोग जान रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून, यही से 1973 से ही पहली बार 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इस पर्यावरण को संरक्षण के लिए हम लोग यह पहला सम्मेलन किए थे स्टॉकहोम में। कब किए थे, तो 1972 में। और उसी में जो है उसी में घोषणा किया गया कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उस पहला पर्यावरण दिवस के रूप में 1973 को 5 जून को मनाया गया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दोस्त पृथ्वी सम्मेलन। यह भी पर्यावरण से ही संबंधित है। यह भी एक सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, जो कि हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि पर्यावरण में पृथ्वी आता है, जल आता है, जल मंडल आता है, स्थल मंडल आता है। तो हम लोग ऊपर में देखे पर्यावरण के बारे में। उसके बाद पृथ्वी अब सम्मेलन देखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन को दोस्तों Rio+20 भी बोलते हैं। इसको जो है एजेंडा 21, इसमें एजेंडा 21 भी था। और यह कहाँ हुआ, तो ब्राजील में। तो पृथ्वी सम्मेलन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले हुआ कहाँ, तो रियो डी जेनेरो में, जो कि ब्राजील में हुआ है। और यह कब हुआ, तो दोस्तों 1992 में, 1992 में, याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992, यहाँ से यह डेट याद रखा जाता है। स्टॉकहोम वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, तो 1972। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 यानी कि 1992 में। एजेंडा 21 भी इसको बोला जाता है। एक संस्था है दोस्तों UNFCCC। तो यह संस्था के द्वारा जो है पहली बार कॉप, देखिए कॉप अभी हम लोग पढ़ते हैं करेंट में, COP 20 कब हुआ, अभी तो शायद अभी दोस्तों COP 29 चला है, जो कि अजरबैजान में शायद हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, करेंट का यह क्वेश्चन बन जाएगा, COP 29 कहाँ हुआ, तो अजरबैजान में शायद हुआ है। अब है COP पहली बैठक इसका बर्लिन में हुआ है। बर्लिन में कब हुआ, तो 1995 में।
उसके बाद है दोस्तों कॉप 24 की बैठक पोलैंड में हुआ। कॉप 21 की बैठक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता के लिए हुआ था। कॉप 21 का देखिए, कॉप 21 का पेरिस जलवायु समझौता। दोस्तों यह कोड वर्ड में लिखा हुआ है, बस उस टाइम का एग्जाम के लिए कि एग्जाम में जाने से पहले आप देखिएगा तो सब कुछ जान रहे हैं, बस आपको रिकॉल हो जाएगा एक बार में। पृथ्वी सम्मेलन को यहाँ देख लीजिए, यह जो है आवर कॉमन फ्यूचर इसका थीम था उस टाइम का। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यह क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 1997 में, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो मतलब कार्बन से संबंधित यह हुआ। यह भी पूछा जाता है दोस्तों, कार्बन से किससे संबंधित है, तो कार्बन से संबंधित पहले याद रखें। कहाँ हुआ, तो जापान में हुआ। कब हुआ, 1997 में हुआ। उसके बाद यह है कार्बन क्रेडिट की विचारधारा को, मतलब कि कार्बन के लेकर के यह बैठक हुआ था, चूंकि कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा था और इसमें मेन रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करने की बात की गई। कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करने के लिए किया गया यह क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा था जिससे वायु प्रदूषण हो जा रहा था, पर्यावरण को क्षति हो रहा था, जिसके लिए है जो कार्बन को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए यह क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ था। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, हमेशा डेट पूछा लिया जाता है और यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएसएससी के द्वारा, यानी कि बिहार दरोगा के द्वारा यह पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखिएगा। उसके बाद है कार्बन उत्सर्जन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल देख लिए। अब देखेंगे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों पहले हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997, 10 साल बाद जाकर के हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों को कोरिलेट करके। एक हुआ 1997 में और एक 1987 में, यानी कि 10 साल पहले हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यह किससे संबंधित है, तो ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में जो वृद्धि हो रहा है ओजोन गैस को कम करने के लिए यह जो है समझौता हुआ था। तो यह ओजोन से संबंधित है वो मॉन्ट्रियल, और क्योटो कार्बन से, क से क्योटो और कर से कार्बन। ध्यान रखेंगे, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योटो में ओजोन दे देते हैं और मॉन्ट्रियल में कार्बन। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ क्योटो कार्बन से रिलेटेड है और मॉन्ट्रियल ओजोन से रिलेटेड है। यह कब हुआ था, पहले हुआ था ओजोन वाला, पहले ओजोन वाला हुआ, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। यह 1997 में, और यह कहाँ हुआ था दोस्तों, कनाडा में हुआ था इसके समझौता पहली बार। तो ये किस लिए हुआ, तो कार्बन ओजोन परत में जो है छिद्र हो रहा था, इसके लिए यह बैठक हुआ था, समझौता हुआ था। तो CFC को, यह जो है ऊपर में था क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन को कम करने के लिए, यहाँ पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए, यानी कि CFC को कम करने के लिए यह समझौता हुआ। और इसी बैठक में दोस्तों यह समझौता में एक बात निकल के आई, जो कि 16 सितंबर को, प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला जो है ओजोन दिवस जो है, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। तो अभी भी पूछा जाता है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को। यहाँ CFC यानी कार्बन फ्लोरोकार्बन को कम उत्सर्जन करने के लिए यह जो है सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे ध्यान में रखना है हम लोग को। उसके बाद है देखिए यहाँ पे भारत 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ। भारत में जो है दोस्तों 1985 में, पहले यह मंत्रालय नहीं था, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पहले नहीं था, 1985 में जाकर के है इसका गठन हुआ। अब जो है इसका नाम कर दिया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। अब इसका नाम जो है कर दिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत में पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो 1985 में। तो इसको ध्यान रखा जा सकता है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वहां से क्वेश्चन हमेशा दोस्त पूछा है, हमेशा एकदम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है बिहार दरोगा के द्वारा। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, जल संरक्षण अधिनियम कब, डेट पूछ लिया गया है यहाँ पे, हमेशा पूछा गया है दोस्तों डेट। यहाँ पहले का दरोगा का जो भी प्रीवियस ईयर होगा आप उठाइएगा, आपको मिल ही जाएगा यह क्वेश्चन। तो हम लोग पहले देखेंगे जल संरक्षण अधिनियम। देखिए शॉर्ट नोट का मतलब यही हुआ कि शॉर्ट फॉर्म में लिखिए और समझिए, याद कर लीजिए, और कुछ नहीं। पढ़ने के लिए हम लोग का पूरा सिलेबस बचा है, तो सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसको इस नोट को जो है दोस्तों एग्जाम के लिए, इसलिए हम बोले थे कि एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ के जाना है। पहले तो सब कोई पढ़ ही लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में 10 दिन पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन के रूप में यह हो जाता है, क्योंकि सब कुछ को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। और जहाँ कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है उस सबको एक साथ करके हमने लिखा हुआ है नोट्स, अपने नोट्स में। इसलिए जो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत होता है, जो दो टाइप के एक साथ होते हैं क्वेश्चन, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उस सबको हमने एक साथ करके कर दिया हूँ, ताकि एग्जाम से पहले जाने में एक नज़र उस पर चला जाता है, तो याद ताज़ा हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग जल संरक्षण देखें तो 1974। फिर उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों तो 1980 में। उसके बाद 1986 में हम लोग बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देखिए यहाँ वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। उसके बाद 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आया, जिसके तहत वन नीति 1988 में, जिसके तहत पूरे क्षेत्रफल का 33% भाग पर पे दोस्तों वन का होना जरूरी है। तो यह वन नीति कब
आया तो 1988 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 यह भी पूछा गया है। जैव विविधता की बात करें आप, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 2002 में। दोस्तों जैव विविधता संरक्षण कब आया? 2002 में। और राष्ट्रीय जल नीति की बात करें तो ये भी है 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करें, देखिए पर्यावरण संरक्षण है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह पर्यावरण संरक्षण है, और यहाँ पे बात करें तो पर्यावरण नीति है। तो नीति और संरक्षण दोनों में डिफरेंस है दोस्त। तो दोनों का डेट हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो जाता है, तो हम लोग एक साथ रखते हैं और एग्जाम के टाइम एक बार देख करके जाते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो हम लोग गलती नहीं करें। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की आपसे बात करें तो 2004 बताइए, लेकिन वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर दे आपसे तो 1986 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी अभी देख लीजिए, यह तो पूछा ही जाता है 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों एनजीटी की स्थापना अभी अभी 1275 का जो मेंस हुआ था ना, 1275 का मेंस में जो दोस्तों जो 1275 वैकेंसी दरोगा का हुआ था, अभी जो फरवरी में मेंस हुआ था इसका, उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था एनजीटी की स्थापना। तो यह 2010 में हुआ, तो ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बराबर पूछा जाता है, इसलिए हमने सबको एक साथ कर दिया है, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो नहीं छूटे हम लोग का। जल संरक्षण अधिनियम 1974 ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण अधिनियम 1904। यह इसमें जो नोट्स में हमने जो भी पॉइंट लिखा है दोस्तों, इग्नोर करने वाला कोई नहीं है, सबको एकदम चटनी बना के रट जाना है पूरा। जल संरक्षण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो वन नीति में 1988 आ जाता है। उसके बाद जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2002, और राष्ट्रीय जल नीति की बात करें, देखिए जल संरक्षण है यहाँ पे 1974, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय जल नीति है, इसलिए हमने एक साथ किया है इसको, तो 2002 ध्यान रखना है। उसका 2004 में है दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की बात करें तो 2004 में है, और 2010 को तो याद ही रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को 2010 में, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि या वेटलैंड है, यह भी करेंट कहिए या फिर ऐसे पूछे, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, यह PYQ है। यह आप उठाइएगा क्वेश्चन पेपर, आपको मिल जाएगा। विश्व नम आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो यह पूछा गया क्वेश्चन है 21, यह सब पूछा गया, सब VVI सब है VVI, इसमें किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको याद करना ही करना है। 21 मार्च लगभग सबको याद ही रहता है, और जहाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है इसलिए हमने एक साथ इसको एकत्रित किया है। 21 मार्च की बात करें तो दोस्तों विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस। यहाँ पे दोस्तों अधिकांश लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि सब एक साथ है तो कंफ्यूजन हो ही जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम से पहले इसको देख करके जाना है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे पूछ लिया गया है 22 मई को। यह बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, हमको याद है दोस्तों 100%, आप जाके देखिए क्वेश्चन बैंक को, हम कोई ऐसे ही झूठ नहीं बोल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं है, झूठ वो सब नहीं चलता है मेरे यहाँ। तो आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, आपको नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम आपको खोज के देंगे कि कहाँ पूछा गया। 5 जून, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है जी, यह सब एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बताते हैं 5 जून ये भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, ये भी लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी पूछा गया है क्वेश्चन है या पूछने की संभावना है, उसी को नोट, शॉर्ट्स नोट मतलब क्या हुआ, कम पढ़िए और ज्यादा मार्क्स उठाइए, इसीलिए इसको जो है दोस्त बनाया गया है। वेटलैंड है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट बार जो वेटलैंड रामसर साइट जिसको बोलते हैं, या रामसर जो कि ईरान में है, पहला बार 1971 में यह सम्मेलन इसका हुआ था और मनाया गया था 1971 में। उसके बाद काम शुरू इस पे हुआ 1975 में। भारत जो है वेटलैंड सम्मेलन में जो आर्द्र भूमि में 1982 में इसमें शामिल हुआ, इस सम्मेलन में। तो ध्यान में रखना है, रामसर साइट में भारत कब साइट शामिल हुआ रामसर सम्मेलन में, तो 1982 में, इसको ध्यान में रखना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लूटो की खोज की बात अगर आपसे पूछ दिया जाए कभी तो 1930 याद रखना है। बाद बाकी यह सब जो भी पॉइंट हमने देखे इसको एकदम ध्यान ही रखना है। अब आते हैं हम लोग दोस्तों बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे आपसे। बायोडाइवर्सिटी की यानी कि जैव विविधता की बात करने आपसे, तो किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जो भी इकोसिस्टम होता है, जो भी इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के कई शर्त भी होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। कई शर्त के रूप में जहाँ अधिक वर्षा, जैव विविधता वहीं पे होगा दोस्त, देखिए जैव विविधता वहीं पे होगा जहाँ अत्यधिक वर्षा और उच्चतम ताप होगा। जहाँ उच्च ताप अत्यधिक वर्षा दोनों ज्यादा होगा, वहीं पे जाकर के जैव विविधता की शर्तें लागू होगा, वहीं पे जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वहीं पे उत्पन्न होगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है समझने के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र वाले जो होता है, देखिए यहाँ पे यह है, आपको देख रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश है,
और इसको 23.5 डिग्री है, और यहाँ नीचे में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है ना, सबसे अधिक वर्षा भी होता है और उच्चतम तापमान भी यहाँ पे उच्च होता है। इसीलिए जो है सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे पाया जाता है। आप तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण बीच में कट गया है। देखिए हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अभी हमने बताया दोस्तों यह कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सबसे अधिक वर्षा होता है और सबसे अधिक तापमान भी रहता है। इसीलिए जो यह एरिया है ना, यह सर्वाधिक जैव विविधता के लिए फेमस हो जाता है। सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी जो एरिया बनता है यह इसलिए जो है यह एरिया में, क्योंकि वर्षा भी अधिक होता है और तापमान भी अधिक रहता है, इसीलिए यहाँ जैव विविधता ज्यादा उत्पन्न होता है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके बीच को जो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हॉट स्पॉट। देखिए यहाँ पे यह समझ लिया। उसके बाद है हॉट स्पॉट। हॉट हॉट स्पॉट की बात करें आपसे, उष्ण स्थल। उष्ण स्थल जैव विविधता वाले विशेष क्षेत्र, विशेष केंद्र को हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैव विविधता वाला विशेष केंद्र जो होता है उसको क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट। भारत में हॉट स्पॉट यहाँ से दोस्तों, यह VVI है, आप लगा लीजिए, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार दरोगा की हम बात कर रहे हैं, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारत में हॉट स्पॉट की बात करें, पश्चिमी घाट, गुजरात से कन्याकुमारी तक के जो एरिया होता है पश्चिमी घाट, वह और पूर्वी हिमालय, यह यहाँ पे सबसे अधिक हॉट स्पॉट जो है पाया जाता है। तो आपसे एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हॉट स्पॉट वाले एरिया नहीं है, तो आपसे ऑप्शन में देगा और एक कोई और दे देगा। उसको यहाँ ऑप्शन में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप दिया गया था, और एक और जो है नहीं दी, जो इसमें नहीं शामिल है उसको दिया गया था। तो आपसे छांटने के लिए पूछा था कि कौन इसमें हॉट स्पॉट एरिया नहीं है। तो ध्यान में रखना है हम लोग को पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और अन्य में जो दोस्तों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जो है याद रखेंगे। इसके बाद है केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली, हम लोग सब कोई जानते हैं, जैव विविधता के लिए यह प्रसिद्ध है। जैव विविधता के लिए साइलेंट वैली जो कि केरल में है, यह जो है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखेंगे जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। जैसा कि हमने बताया कि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा के द्वारा। 22 मई को बायो बायो बायोडाइवर्सिटी के रूप में इसको मनाया जाता है। 22 मई हमको याद भी है कि यह कहाँ पूछा गया था। 123 पोस्ट का एक्साइज दरोगा का PT हुआ था दोस्तों, एक्साइज दरोगा का यह हुआ था, हमको लगता है 2018-19 में, 19 में शायद 2019 में हुआ था। और इसका PT आप जाकर के निकाल के देखिएगा, PT का क्वेश्चन उसमें करंट के रूप में यह पूछा गया था, बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो 22 मई को 123 पोस्ट आया था उस समय एक्साइज दरोगा का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमको याद है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसन ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किए थे, तो वाल्टर जी रोसेन। इसको याद रखना है, कभी कभी वैज्ञानिक के नाम भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से अगर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है तो 22 मई को याद रखेंगे। फिर से UNO के द्वारा दोस्तों जैव विविधता दशक 2011 से 2020 को वर्ष को जो है जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। UNO के द्वारा दोस्तों जैव विविधता दशक के रूप में 2011 से 2020 को जो वर्ष है उसको जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा, तो UNO संस्था के द्वारा। जैव विविधता के लिए संकट क्या क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। अब जैव विविधता के लिए संकट, अब इसमें संकट है प्राकृतिक आवास का जो है दोस्तों नष्ट होना। देखिए यहाँ पर अब इसके संकट की बात करें हम लोग, जैव विविधता के संकट कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक आवास का जो है नष्ट होना, जो भी प्राकृतिक आवास है उसको नष्ट होगा तो जैव विविधता पे संकट आएगा, क्योंकि इसके रहने के लिए जगह नहीं रहेगा तो कहाँ पे लोग रहेगा, धीरे धीरे वह संकटग्रस्त होते जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारे रहने बसने का जो जगह है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजाति अगर आक्रमण करेंगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी में भी संकट देखने को मिलेगा। नगरीकरण, औद्योगिकरण ETC, नगरीकरण जो भी गांव, जो भी एरिया है उसको डेवलप के रूप में नगरीकरण किया जा रहा है, वहाँ पे औद्योगिक उद्योग बैठाया जा रहा है, तो वहाँ का जो है जगह है वह सब नष्ट होते जा रहा है, ताकि अगर वहाँ पे जो भी जीव जंतु रह रहे हैं सब इधर उधर जो है संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। अब नोट के रूप में हम देखेंगे तो यहाँ शाकाहारी होगा, शाकाहारी को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। अगर शाकाहारी जो भी लोग जो भी जंतु शाकाहारी है उसको जैव विविधता के लिए खतरा नहीं माना जाता है, क्योंकि वह पेड़ पौधा तो ऐसे भी उपजाऊ होते हैं तो उनसे उनका अपना भरण पोषण होते रहता है। उसके बाद अब बात करें हम लोग जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण के रूप में इन सिटू और एक्स सिटू की बात करेंगे। स्वस्थान और बाह्य स्थान, इनको हम लोग इन सिटू और एक्स सिटू के रूप में जानते हैं। जैव विविधता संरक्षण के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सिटू और एक्स सिटू क्या है, तो यह जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। इसके द्वारा जो है जैव विविधता को संरक्षण किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जलीय जैव विविधता की बात करें। अब
ऊपर में पढ़े हम लोग जैव विविधता, और अब जलीय जैव विविधता की बात करें, जहाँ जल की बात करें, प्रवाल द्वीप क्षेत्र। और प्रवाल द्वीप क्षेत्र में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र है। यहाँ पे जो है प्रमुख जलीय जैव विविधता केंद्र होते हैं, और वह जगह कौन कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग जान रहे हैं, प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ है। लक्षद्वीप तो हम लोग को याद ही होगा सब कोई को कि प्रवाल भित्ति के द्वारा यह बना हुआ है। कच्छ की खाड़ी हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, फिर से अंडमान निकोबार जो है इसके एग्जाम्पल आ जाता है। यह कोरल को ध्यान में रखिएगा, प्रवाल भित्ति के द्वारा बनता है। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन भी यहाँ से भी पूछा जाता है, अभी भी हमको लगता है, हाँ अभी 71वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया है। IUCN, इसका फुल फॉर्म सब आपसे पूछ लिया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर के रूप में स्विट्जरलैंड को याद रखेंगे। आपसे मुख्यालय पूछा जाता है, IUCN का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो यह कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड में है। और इसका फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें रेड डाटा लिस्ट। रेड डाटा लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, मूल आवास में 50 वर्षों तक नहीं देखा जाना। किसी भी जीव जंतु का अगर 50 वर्षों मूल आवास जहाँ पे है, वहां पे अगर 50 वर्षों तक नहीं देखा जाता है किसी जंतु को, तो उसको रेड डाटा लिस्ट में जो है शामिल कर। मान लीजिए कि आपका कोई घर है, अगर वहां पे आप 50 साल तक नहीं देख रहे हैं, कभी भी आप लौट के बाहर बसने लगे हैं, नहीं वहां पे आपको देखा जा रहा है, तो आपको संकटग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा और रेड डाटा लिस्ट में जो है शामिल कर। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि रेड डाटा लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है, तो ध्यान में रखना है हम लोग को। प्रकाशित, जिसमें देखिए रेड डाटा लिस्ट क्या प्रकाशित कर, जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची इसमें शामिल है। संकटग्रस्त सूची जीवों की जो है सूची किसमें शामिल किया जाता है, तो रेड डाटा लिस्ट में। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि संकटग्रस्त जीवों की सूची किसमें शामिल किया जाता है, तो रेड डाटा लिस्ट में। तो ध्यान रखना है। चीता को हम लोग ध्यान में रखेंगे, यह संकटग्रस्त प्राणी हो गया था, शायद अभी भी है, इसीलिए जो है दक्षिण अफ्रीका से एक अभियान चला, और दक्षिण अफ्रीका से अभी अभी हम लोग जान रहे हैं कि चीता को मंगाया गया है और MP के कूनो नेशनल पार्क में जो है रखा गया है। तो यह बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में क्या बात करें आपसे, तो देखिए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। पारिस्थितिकी होता क्या है इसके बारे में एक लाइन जानते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक शाखा है, जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिकी संबंधों को अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें जीव और उसके समुदाय, देखिए जीव समुदाय और उनके वातावरण यानी कि जैविक और वातावरण, उनसे रिलेटेड जो वातावरण है उनका पारस्परिक संबंध जो होता है, दोनों के बीच का जो कॉमन संबंध होता है, उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी उसी को कहते हैं, उसी का अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखिए यह जीव है, और जीव के चारों तरफ देखिए वनस्पति है, मिट्टी है, जलवायु है, जल है, तो इसका पारस्परिक संबंध जो है, एक दूसरे से संबंध जो है, उसी को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। अब आइए इससे फैक्ट के रूप में क्या है उसको याद रखेंगे हम लोग। इकोलॉजी शब्द आपसे पूछा गया है किसी अन्य एग्जाम में, बिहार दरोगा की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो रेटर के द्वारा। रेटर ने 1865 में जो है इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको यह नाम देखने को मिलेगा अर्नेस्ट हैकल को। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, कहीं कहीं जो है दोस्त आपको 1866 भी देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लोग आंसर देंगे। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो इसको ध्यान में रखना है, दोनों नाम ध्यान में रखना है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लोग आंसर देंगे। ज्यादातर दोस्तों अर्नेस्ट हैकल को याद रखना है। उसके बाद हम बात करें आपसे, वर्तमान में इसका आकार व्यापक और व्यापक हो गया है। अब जो है इसमें जंतु, वनस्पति, जलवायु और अतिरिक्त मानव समाज जो है आदि इसमें शामिल हो गया। इकोलॉजी में क्या क्या, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इसमें इकोलॉजी में कौन कौन आते हैं, कौन कौन शामिल है, तो आपका जंतु भी हो जाएगा, वनस्पति भी हो जाएगा, जलवायु भी हो जाएगा, अतिरिक्त मानव अतिरिक्त समाज जो मानव का, उसके बाद अलग समाज जो आता है वह भी इसमें शामिल हो जाता है। तो इसको शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग इकोसिस्टम। इकोलॉजी अभी देखें और अब पढ़ेंगे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो यह एग्जाम्पल के रूप में, मतलब इसका डिफिनेशन के रूप में दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। इकोसिस्टम की संकल्पना सबसे पहले कौन दिया था, तो एजी टांसले। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इकोसिस्टम की संकल्पना एजी टांसले के द्वारा जो है दिया गया था। तो यह फैक्ट है, इसको याद रखना है। अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे
अब क्या देखेंगे, इकोसिस्टम की विशेषता क्या है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब हम आपको दिखाएं वन, और ये दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है, दोनों के बीच में कॉमन घास और वन, ये दोनों के एक फैक्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इकोटोन बोलते हैं जो घास और वन दोनों में जो कॉमन है, दोनों के कॉमन एरिया को हम लोग इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है इसकी विशेषता क्या है इकोसिस्टम की, तो सुनिश्चित क्षेत्र, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई, उसके बाद एक खुला तंत्र, उसके बाद है दोस्तों इसकी अपनी उत्पादक मानवीय हस्तक्षेप कम करना, उसके बाद है दोस्तों 3 संगठन इसके है, ऊर्जा, जैविक, अजैविक। इसके इकोसिस्टम की विशेषता के अंतर्गत 3 संगठन है, ऊर्जा, जैविक और अजैविक। तो इसको ध्यान में रखना है, और इसके अब यह समझने के लिए है, लेकिन अब हम लोग को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से यह आ रहा है। यह जो देख रहे हैं पिरामिड, पिरामिड जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से अभी तक हमको लगता है 2 या 3 बार, 2 से 3 बार यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, हमको लगता है 3 बार पूछ लिया गया है पिरामिड से क्वेश्चन। तो इसको इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हैं, जब पूछ लिया है तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आगे भी पूछा तो फिर यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को गलती नहीं होना चाहिए। तो इसको वीवीआई के रूप में मानेंगे, और देखेंगे पहले कि देखिए यहाँ पे उत्पादक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता। उत्पादक के रूप में हम बात करें दोस्तों, तो उत्पादक में पौधा आ जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में हिरन, और द्वितीय उपभोक्ता में दोस्तों शेर आ जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे मैप के सहारे, इसको समझने में आसान है, और इसको ध्यान रखेंगे। उत्पादक के बाद हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में दोस्तों हिरन आ जाएगा, और पौधा, पेड़ पौधा जो आता है दोस्तों उत्पादक में आता है। और यह सब का एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से। सूर्य से पौधा, पौधा से फिर हिरन, हिरन से फिर शेर, एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं दोस्तों, यह ऊर्जा का पिरामिड है। अगर मान लीजिए कि सूर्य से पेड़ पौधा 100% ऊर्जा प्राप्त करता है, तो यहाँ इसको 10% ही मिलेगा ऊर्जा। किसको, हिरन को जो है 10% ही। देखिए यहाँ पे पहले सूर्य से पौधा प्राप्त किया 100% मान लीजिए, अब 100% पौधा प्राप्त किया, तो पौधा से जब हिरन प्राप्त करेगा तो इसको 10%, इसका 10% मिलेगा। 10% मतलब यहाँ पे 10 मिलेगा, 100 का 10% 10 होता है। फिर हिरन से जब शेर प्राप्त करेगा एनर्जी, तो यहाँ इसको 1% मिलेगा, चूंकि 10% का 10% 1 हो जाएगा। तो 10% का यहाँ पे नियम लागू होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएगा कि 10% एनर्जी का ऊर्जा पिरामिड का नियम किसने दिया था, तो वह थे वह जो थे व्यक्ति लिंडेमान को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि चूंकि 10% एनर्जी ऊर्जा संरक्षण का नियम जो दिए थे, 10% ऊर्जा पिरामिड के बारे में, तो यह दिए थे लिंडेमान ने। अब यहाँ से पूछा क्या गया है क्वेश्चन, उसको हम बताते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि संख्या का पिरामिड बताइए, किसका संख्या का पिरामिड, वह देखते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, या संख्या का पिरामिड क्या होता है। यहाँ पे तो देखिए संख्या का पिरामिड पूछा गया है, फिर ऊर्जा का भी पिरामिड पूछा गया। तो यह जो पिरामिड आप देख रहे हैं दोस्तों, यह देख रहे हैं, यह पिरामिड संख्या का है, और यह भी जो देख रहे हैं यह ऊर्जा का पिरामिड है। तो हम लोग अंदाज लगाइए कि यह कैसा पिरामिड है, तो ऊपर की तरफ है, यानी कि अपग्रेड है, ऊपर की तरफ है इसका पिरामिड। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा है, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा का पिरामिड भी ऊपर की तरफ, यानी कि अपग्रेड है, अपग्रेड के रूप में ऊर्जा का पिरामिड भी ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ या फिर सीधा बताइए इसको, पिरामिड कैसा बन रहा है, यहाँ पे तो सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस तरह बनता है, तो अब ऊपर की साइड यानी कि सीधा बनता है संख्या का पिरामिड, और बायोमास या द्रव्यमान का पिरामिड, अगर दोनों आपसे पूछे तो यह दोनों जो है, दोनों का दोनों सीधा बनता है, यानी कि ऊपर की तरफ बनता है। अगर ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो यह भी जो ऊर्जा का पिरामिड, यह भी 10% ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ पे लिखा गया है 10% ही ऊर्जा का प्रभाव होता है, और हमेशा सीधा बनता है। आपसे ऊर्जा का पिरामिड आपसे पूछे कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा बनता है। या संख्या का, तो यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संख्या का पिरामिड, द्रव्यमान का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, तीनों का जो पिरामिड है दोस्तों, यह सीधा बनता है। देख लीजिए, तो तीनों का पिरामिड सीधा बनता है। अब हम लोग को यहाँ से ध्यान भी क्या रखना है, और यह तो देख लीजिए। अब नोट्स के रूप में हम एक पॉइंट को याद रखेंगे, खुले इकोसिस्टम को। खुले इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड क्या होता है। संख्या का पिरामिड तो हम लोग देख लिए पारिस्थितिकी तंत्र में, केवल इकोसिस्टम में। अगर नॉर्मल इकोसिस्टम की बात करें दोस्तों, तो संख्या का पिरामिड सीधा होता है, सीधा बनता है, यहाँ पे लिखा है। और लेकिन अगर एक्सेप्शनल के रूप में आपसे पूछे कि खुले पिरामिड या खुले सिस्टम की बात करें इकोसिस्टम में, अगर आपसे पूछे तो इसका अनियमित, इरेगुलर होता है। इरेगुलर, ये अनियमित जो होता है, इसका पिरामिड संख्या का पिरामिड होता है। यानी कि खुले इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड अगर आपसे पूछे
तो यह अनियमित होता है, यानी कि इरेगुलर होता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अधिकांश का सीधा होता है, लेकिन इसका अनियमित होता है। खुले पिरामिड, ये ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं, खुले पिरामिड, सॉरी खुले इकोसिस्टम, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है इकोसिस्टम के लिए फूड चेन का होना जरूरी होता है। अगर इकोसिस्टम आपके पास बना रहे हैं तो वहाँ पे फूड चेन जो है होना जरूरी होता है। फूड चेन में विशेष रूप से पढ़ा जाता है दोस्तों, जैसे सूर्य से लिया पौधा, पौधा से फिर आपको पौधा से हिरन आया खाया, हिरन को शेर खाया, फिर या फिर और तीन तीन नियम और फिर पांच पांच का भी नियम, फूड चेन 3 नियम और 5 नियम भी फूड चेन में आता है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अलग से। इसमें जो इम्पोर्टेंट है नोट में वही हमने लिखा है जो पूछा गया है या पूछा जाने की संभावना है। और एक अनियमित हम लोग देख लिए खुले इकोसिस्टम में, और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, परजीवी परिस्थिति, यानी कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दोस्तों सब तो सीधा होता है, लेकिन आपसे कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए आपसे एक्सेप्शनल वाला पॉइंट पूछा जाता है, तो यह एक्सेप्शनल है। इसका पिरामिड कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। अभी तक हमने देखा कि सबका सीधा बन रहा था, एक का अनियमित बना, और यह जो है परजीवी परितंत्र यानी कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा होता है। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछेगा परजीवी परितंत्र में यानी कि पैरासाइटिक इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो जाके आंसर बदल जाएगा, यह उल्टा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। 2 से 3 बार यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद ही रखना है इसको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम दो भाग होता है, यानी कि 2 पार्ट में इसको बांट के हम देखेंगे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इकोसिस्टम प्राकृतिक और मानव निर्मित को 2 पार्ट में बांटा गया है। मानव प्राकृतिक रूप में हम देखेंगे तो वन और समुद्र है, और मानव निर्मित की बात करें दोस्तों तो खेत और प्रयोगशाला, यह जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और यह प्राकृतिक के द्वारा वन और समुद्र। यहाँ पे फूड चेन और अपघटक, इकोसिस्टम में दोस्तों अपघटक जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर अपघटक नहीं रहे तो फिर इकोसिस्टम नहीं होगा, क्योंकि यही जो है डीकम्पोजर का काम करता है। तो यहाँ से भी अपघटक से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन हमको पूरा याद नहीं है कि क्या है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया है। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम की बात करें आपसे, तो यह महासागर और सागर आ जाएगा। तो महासागर हम लोग ऐसे भी ध्यान में रखना है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा इकोसिस्टम की बात करें तो महासागर आ जाएगा, और उसके बाद सागर। उसके बाद सबसे अस्थाई, देखिए सबसे अस्थाई इकोसिस्टम की बात करें तो समुद्र है, क्योंकि समुद्र का पानी स्थिर होता है, इसलिए यह अस्थाई। सबसे अस्थाई इकोसिस्टम की बात करें तो समुद्र के रूप में हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव सबसे अच्छा पोषक पोषण जो है प्राप्त करता है मानव। सर्वाहारी जीव सबसे अच्छा पोषण प्राप्त करता है कौन, तो मानव। मानव को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे याद रखिए। मानव कैसा प्राणी है, तो सर्वाहारी, क्योंकि यह जो है पेड़ पौधा से जो होता है अन्न वो भी खाते हैं, और मांस मछली भी खाते हैं, तो इसको सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाने वाला इनको बोला गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये भी यह पॉइंट है ओजोन परत। अब ओजोन परत की बात करें दोस्तों, तो देखिए ओजोन परत संरक्षण की बात करें, जो जिसके लिए क्या बनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1900, अभी अभी हमने पढ़े हैं 1987 में। तो ध्यान में रखना है हम लोग को। यह किससे संबंधित है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, और यह बनाया है तो आप लोग को भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमने बनाया है वायुमंडल की परत। वायुमंडल को दोस्तों कितने पार्ट में बांटा के पढ़ा जाता है, उसको देखते हैं। यह पृथ्वी सतह हो गया नीचे, पृथ्वी सतह से जब ऊपर जाएंगे दोस्तों तो पहला मंडल हमारा आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, और यह जो है बाह्य मंडल। कभी कभी आपसे यह किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है। 8 से 18 तक जो है दोस्तों समताप मंडल, फिर 18 से यहाँ 50 तक जो है क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। इसको ध्यान में रखेंगे, 8 से 18 क्षोभ मंडल, और समताप मंडल जो है 18 से लेकर के 50 तक। तो यहाँ पे ओजोन परत की हम लोग बात करें तो यही समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत है। ओजोन परत की बात करें दोस्तों, यही समताप मंडल में जो एरिया दिखाया गया है आपको, यही समताप मंडल है, और इसी में ओजोन परत है। यहाँ पे देख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है। सूर्य का प्रकाश देखिए यहाँ पे, यह सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश सीधे आपको यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, समताप मंडल में। और समताप मंडल से देखिए कि अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि जो है परावैंगनी किरण का यहाँ पे अवशोषण होता है। परावैंगनी किरण यहाँ पे 93 से 99% का अवशोषण जो है ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत के द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है इसका परावैंगनी किरण, चूंकि परावैंगनी किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाता है दोस्त, तो वो हमारे स्किन के लिए बहुत खतरा होगा और बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाएगा।
जो कि वो है कैंसर का भी बीमारी उत्पन्न करता है। बहुत सारे अन्य प्रकार के रोग भी पराबैंगनी किरण से उत्पन्न होता है। तो यह हम लोग देखें, उसके बाद हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस की बात करें दोस्तों, ओजोन गैस पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। इसका 90% भाग जो है समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि हमने अभी देखा समताप मंडल जो 20 से 35 किलोमीटर के बीच है, जबकि 10% भाग क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्षोभ मंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कितना परसेंट, 10% जो है पराबैंगनी ओजोन का दोस्तों, ओजोन गैस का 10% ही भाग रहता है। उसका इसकी समस्या क्या है, तो ओजोन परत का पतला होना। अगर आपको पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आ रहा है तो ओजोन परत पर वह इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण पतला और वह एक छिद्र भी जो है हो गया है, पतला होना, जिससे स्वास्थ्य एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का बढ़ना इसका मुख्य कारण हो गया है। उसके बाद है कारण। अब कारण पढ़ेंगे हम लोग। CFC ओजोन परत क्यों मतलब पतला होते जा रहा है, तो CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। CFC का उत्सर्जन जो है दोस्त, ओजोन देखिए, ओजोन के साथ अभिक्रिया कर परत को पतला कर देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे CFC है। CFC गैस जो है ओजोन गैस के साथ अभिक्रिया करता है और वह उसकी परत को जो है पतला कर देता है, और ओजोन को क्लोरीन गैस में बदलना के काम जो है यह भी करता है। यह भी एक कारण है कि ओजोन को क्लोरीन गैस में बदलना। उसके बाद समस्या क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर है। अंटार्कटिका के ऊपर जो है एक पतला छिद्र देखा गया है, जो कि ब्रिटेन की टीम के द्वारा 1985 में देखा गया था। उसके बाद आगे हम बात करें दोस्तों इसके संरक्षण के लिए हम लोग ऊपर में पढ़ लिए हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, या नहीं है 1987 में हम ऊपर में पढ़े हैं। ओजोन परत के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था प्रतिवर्ष 16 सितंबर को दोस्तों। ओजोन संरक्षण दिवस 1994 से जो है मनाया जा रहा है। उसके बाद है हाल ही में वियना में हुए सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि CFC की जगह अब जो है CFC जो कि ज्यादा खतरनाक होते जा रहा है, तो उसकी जगह पे HCFC का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो है CFC की जगह पे किया जाएगा। अन्य बिंदु की बात करें हम दोस्तों इससे रिलेटेड, तो ओजोन परत की मोटाई को हम लोग डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की अगर मोटाई की बात करें तो डॉप्सन में मापते हैं, या यूनिट है उसका मापने का। ओजोन परत की मोटाई की बात करें तो बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होता है। अगर ओजोन परत की आपसे मोटाई पूछा जाए दोस्तों, ओजोन परत की अगर मोटाई पूछ लिया जाए तो बसंत ऋतु में इसकी मोटाई बढ़ जाती है, और वर्षा ऋतु में जो है सबसे कम मोटाई इसका होता है। CFC गैस कहाँ से उत्पन्न होता है, तो फोम के द्वारा, AC के द्वारा, फ्रिज के द्वारा, हैलोजन के द्वारा, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा, CH3Cl के द्वारा, यहाँ से जो है CFC का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों इस सब पर ध्यान देना है हम लोग को। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें आपसे, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन। तात्पर्य इसका क्या है, इसका तात्पर्य क्या, समान अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि, यही है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो समान इसका तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी की औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। इसका औसत तापमान कितना है पृथ्वी का, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ध्यान में रखना है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 1824 में जोसेफ फोरियर की प्रथम बार जो है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना रखी थी। किसने रखी थी ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना? जोसेफ फोरियर ने जो है इसकी संकल्पना रखी थी। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होता है। यानी कि यह क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड के द्वारा जो भी अवशोषण किया जाता है वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाता है। देखिए वायुमंडल में जो इंफ्रारेड आता है, अवशोषण होता है इंफ्रारेड का, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाता है, वही जाकर के ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि सन है और इसके द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश लिया जा रहा है, और इसमें जो है बहुत सारा इंफ्रारेड, अल्ट्रारेड, सब अल्ट्रा वायलेट रेड सब इसमें जो है उपस्थित रहता है। तो इसमें इंफ्रारेड आ रहा है और बीच में देखिए इसका यहाँ पे जो है अवशोषण किया जा रहा है। अवशोषण में CO2 और जलवाष्प जो है मेन रूप से यहाँ पे भूमिका निभाते हैं, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में शामिल होते हैं। उसके बाद इसका कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस का कारण गैसों में वृद्धि। गैस में वृद्धि, अब कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार है वो हमेशा पूछा जाता है। इसको यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, आपको CFC, ओजोन, फिर N2O, आपको ऑप्शन में फ्लोरीन भी दिया जाता है, तो उसको ध्यान में रखना है। इतना गैस को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपसे ऑप्शन में यही क्वेश्चन में यहाँ से बनता है कि कौन इसमें नहीं है, ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन नहीं है, यही ज्यादातर पूछता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले याद रखेंगे, फिर मीथेन है, CFC है, ओजोन है और N2O है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। तो यहाँ पे या फिर आपको यहाँ पे NO2 भी दे दिया जाएगा ऑप्शन फंसाने के लिए, NO2, तो इसको ध्यान में रखना है। N2O है, तो ऐसा आपसे ऑप्शन फंसाया जाता है। तो इस पूरा गैस को जो है याद रखना है, आपको रट जाना है। वनों की कटाई या उद्योग, इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस का, यानी कि पृथ्वी पर ताप का बढ़ने का कारण वन की कटाई और उद्योग भी है। प्रमुख उत्पादक के रूप में दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख उत्पादक चाइना के द्वारा 30% उत्पादक किया जाता है और 15% USA प्रति व्यक्ति के द्वारा 15% USA में उत्पादन किया जाता है ग्रीन हाउस का। उसके बाद भारत के द्वारा 7%, जो कि चौथे स्थान पर, यह पुराना डाटा है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। यूरोपीय संघ के द्वारा 9%। तो यहाँ पे हम लोग को यह गैस के रूप में ज्यादा याद रखना है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या हो सकता है उसके बारे में। तो औसत तापमान में वृद्धि होगा और पृथ्वी पर इसका प्रभाव देखेंगे, उसका फिर मानव पे प्रभाव देखेंगे। तो पृथ्वी पर प्रभाव, औसत तापमान में वृद्धि होगा पृथ्वी का, फिर जलवायु परिवर्तन होगा, ग्लेशियर का पिघलेगा, जब ताप बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा ही, समुद्र तल में वृद्धि होगा, फिर जो है जैव विविधता ह्रास होगा। मानव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, तो रोग, मानव में रोग आएगा, भुखमरी होगा, फिर से आपको आवास में कटौती होगा, आवास नहीं रहेगा, फिर आपको कृषि में इफेक्ट डालेगा, बाढ़ आ जाएगा, सूखा कभी पड़ जाएगा। तो यह सब समस्या जो है देखने को आपको ग्रीन हाउस प्रभाव से देखने को मिलेगा। उसके उपाय क्या है दोस्तों, उपाय के लिए इसका 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण 1972 में हम लोग पहले ही पढ़े, इसी के लिए जो है लाया गया था। उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के रूप में हुआ था 1992 में। तो इसको यहाँ से पूछा जाता है सीधे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, या रियो डी जेनेरो में 1992 में। 1997 की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के रूप में, इसको याद रखना है। हम लोग पढ़ लिए हैं, क्योटो मॉन्ट्रियल सब पढ़े हैं। 2015 में बात करें तो पेरिस समझौता हुआ और इसमें टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा नहीं, 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देने का यहाँ पे जो है बात कही गई, इसलिए यह समझौता हुआ था। और इसी के लिए COP21 हुआ, COP24 हुआ, COP26 COP या पहले का डाटा है, COP26 तक। अभी तो हम बता दिए दोस्त कि COP29 तक हो गया, जो कि अजरबैजान में हुआ है शायद। उसके बाद हम बात करें अर्थ आवर डे। अर्थ आवर क्या है इसको एक बार समझते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्रति वर्ष, देखिए मार्च के महीने में सब कोई जान रहे होंगे, अंतिम शनिवार को WWF के द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से 8:30 से 9:30 बजे रात, यानी कि PM में 1 घंटा तक बिजली को बंद रखना है। वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, तो मार्च महीने के अंतिम शनिवार को, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद 8:30 से 1 घंटा तक बिजली उसी दिन जो है कटौती होता है। अर्थ आवर शूट डे क्या होता है, वह दिन जिस, कभी कभी आपको पूछ लेगा ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में या फिर स्टेटमेंट के रूप में, कि वह दिन जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो अर्थ आवर शूट डे बोलते हैं। 2018 में 1 अगस्त को जो है यह मनाया गया था, अर्थ आवर डे, अर्थ आवर शूट डे। उसके बाद हम देखें आपसे, अब देखिए प्रदूषण दोस्तों। यहाँ प्रदूषण की अब बात करते हैं। प्रदूषण कितने 2 प्रकार के होगा, प्रमुख और अन्य। इसमें प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है मेन रूप से प्रदूषण में। अन्य के रूप में हम लोग मिट्टी को भी देखेंगे, धातु में भी धातु का प्रदूषण होता है, फिर ध्वनि का प्रदूषण, फिर रेडियो धर्मी का, फिर अंतरिक्ष का, फिर जैव विविधता का, यह सब प्रदूषण होता है। मिट्टी में प्रदूषण, फिर धातु में होता है दोस्तों, शीशा हो गया, कोबाल्ट हो गया, कैडमियम। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक पारा भी यहाँ पे ध्यान रखिए, पारा जिसको कि Hg बोलते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए Hg यानी कि पारा बोलते हैं। इसके द्वारा जो है एक बीमारी होता है पारा की अधिकता से दोस्तों, वह है क्या है, वह है दोस्तों मिनी माता। मिनी माता भी बोलते हैं और माता भी बोलते हैं, मिनी माता। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के द्वारा, PYQ क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिनी माता। और यह भी पूछा गया कैडमियम के द्वारा दोस्तों, इटाई। आप लोग इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिख लीजिएगा, इटाई जो रोग होता है कैडमियम की अधिकता से। यह दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों, और रिपीट भी किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन को हमको लगता है मिलाकर के 4 बार पूछा गया है और लगभग रिपीट किया गया है। तो इसको यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, पारा की अधिकता से, मिनीमाटा रोग, और इटाई कैडमियम की अधिकता से। तो ध्यान में रखना है, दोनों क्वेश्चन को हमको लगता है कि 3 से 4 बार पूछा गया है।
तो आगे भी पूछने का इससे संभावना है, और इससे रिलेटेड जो होगा उसको ध्यान में रख लेंगे हम लोग। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, हम लोग जानते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण प्लूटोनियम और यूरेनियम के रूप में हम लोग जानते हैं उसको। अंतरिक्ष और जैव विविधता, यह पॉल्यूशन का मुख्य रूप से बात थी। समान परिचय जो है पॉल्यूशन का, उसकी अगर बात करें तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे वायु, जल, मृदा आदि अवांछित परिवर्तन, इस सब में जो अवांछित परिवर्तन होता है उसी को जो है पॉल्यूशन कहा जाता है। वायु पॉल्यूशन की बात करें हम लोग, वायु प्रदूषण के, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद जंगल में आग लग जाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन के रूप में हम लोग पढ़े तो मीथेन, पर कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मीथेन के रूप में जो है हम लोग जानते हैं, और यह वायु प्रदूषण का कारण है। उसके बाद है दोस्तों वाहन। वाहन से हम लोग जान रहे हैं कि सीसा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जिसके कारण जो है वायु का प्रदूषण होता है। कारखानों से निकलने वाली धुआं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद गैस रिसाव जो कि भोपाल में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ था? तो 1984 में, 2 या 3 दिसंबर को 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन प्रीवियस से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें तो सर्वाधिक प्रदूषण की बात करें दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 2 नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद हम इसका प्रभाव क्या हो सकता है वायु प्रदूषण का, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा HNO3 और H2 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलाकर के अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यह दोनों को ध्यान में रखेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों मुख्य रूप से घटक है अम्ल वर्षा का। यह बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। उसका स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो जाएगा, तो पारा की कम अधिकता अगर हो जाएगा Hg, जैसे मैंने बताया, तो मिनी मेटारोक भी हो जाएगा, और उसका पेट में कई प्रकार की बीमारी होगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रदूषण वायु प्रदूषण में वायु में अगर ज़्यादा इसकी मात्रा हो जाता है तो यह सीधे हमारे हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, जिसके कारण जो है रक्त संचार प्रभावित हो जाता है, और वायु जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है। सीसा की बात करें हम लोग, सीसा में से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और तंत्रिका तंत्र भी इससे प्रभावित होता है अधिकता से। पर्यावरण का प्रभाव के रूप में इसको हम लोग देखें। उसके बाद उपाय, अगर हम पर्यावरण के संबंधित उपाय सब कुछ जान रहे हैं, पेड़ पौधा लगाइए, किसी चीज को गंदा मत कीजिए। वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, जैसे गाड़ी घोड़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के रूप में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। वृक्ष लगाइए, अगर उपाय करना है आपको वायु प्रदूषण से बचाना है तो वायु गुणवत्ता सूचकांक को बढ़ाइए। उसके बाद अशोक का पेड़ देखिए लगे, अधिकांश तक आप देखे होंगे कि हर लगभग लोगों के दरवाजे पर अशोक का पेड़ लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यह वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अवशोषक है। अच्छा अवशोषक करते वायु को, अच्छा ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यह रिलीज करता है, तो इसलिए जो है लगाया जाता है। तुलसी का पेड़ भी इसकी कैटेगरी में आता है। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण है लाइकेन, और यह जो है वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा सूचक है। आपको बता देगा जहाँ पे अगर प्रदूषण है तो यह लाइकेन का पौधा नहीं उगता है। गुणवत्ता चेक, मतलब वायु प्रदूषण की गुणवत्ता चेक करने के लिए लाइकेन का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, एक यहाँ पे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें दोस्तों, तो जल प्रदूषण का कारण, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ छूट गया, BS और VI। इसका क्या मतलब होता है कि किसी चीज को रीयूज कीजिए, आप रीयूज कीजिए, पुनर्चक्रण कीजिए, फिर से प्रयोग कीजिए, तो इसी के लिए यह टर्म दिया गया है। आगे हम देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें, इसका कारण क्या हो सकता है, तो भूमिगत जल प्रदूषण। भूमिगत जल प्रदूषण में आर्सेनिक की मात्रा अगर वृद्धि हो जाती है तो भूमिगत जल प्रदूषण होता है। जो हम लोग चापाकल ये सबसे जो पानी, या फिर जो भी मोटर से पानी निकालते हैं, तो आर्सेनिक की अगर अधिकता उसमें हो जाए तो जल, उसको प्रदूषण जल माना जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाने से वह प्रदूषित हो जाएगा जमीन के ऊपर के पानी में। अगर जमीन के ऊपर का पानी है, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाए तो वह जल प्रदूषण के रूप में माना जाएगा। BOD क्या है, तो देखिए जल प्रदूषण को मापने के लिए यह एक यूनिट है जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में BOD को जाना जाता है, जिससे जल प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्यान में रखना है, यह एक यूनिट के रूप में है जो कि जल प्रदूषण को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों हम लोग, औद्योगिक कचरा। देखिए औद्योगिक कचरा जहाँ से यह प्रदूषण का कारण है, कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है वहाँ से जो है बहुत प्रदूषण होता है, और दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, क्योंकि जो भी उद्योग से जो भी कचरा, वेस्ट मटेरियल निकलता है, सबको नदी में जो है बहा दिया जाता है। और उसी प्रकार सबसे अधिक इसमें बहाया जाता है कचरा, तो दामोदर नदी जो है सबसे
सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में जाना जाता है, और इसीलिए एक इसका नाम दिया गया है, एक टर्म है, जैविक मरुस्थल के रूप में दामोदर नदी को जाना जाता है। तो यहाँ से यह फैक्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब आपसे पूछे कि जैविक मरुस्थल के रूप में किसको जानते हैं, तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के रूप में जानते हैं हम लोग। लाइकेन हम लोग जान गए कि यह जो प्रदूषक का सूचक है, जो कि कवक और शैवाल से मिलकर के बनता है। प्रभाव इसका क्या हो सकता है? वायु प्रदूषण अगर होगा, जल प्रदूषण होगा तो आपका क्या प्रभाव हो सकता है? अभी चूंकि जल प्रदूषण देख रहे हैं हम लोग, आपको हैजा हो जाएगा, पीलिया रोग हो जाएगा, जल जनित रोग है ये सब, जल का अपव्यय हो जाएगा, तो पशु और जीव इससे प्रभावित होंगे। उपाय के लिए 2014-15 में दोस्तों नमामि गंगे अभियान चला है। बीओडी जैसा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सुधार करने की बात है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग कर सकते हैं आप पेयजल को शुद्ध करने के लिए। तो यह सब पॉइंट है, इस सबको ध्यान में रखना है, यहाँ से बीओडी को याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, और प्रति डेसिबल मतलब एक नॉर्मल के रूप में 20 डेसिबल होता है। समान बातचीत के लिए 60 डेसिबल की तय किया गया है, और ट्रक से जो आवाज निकलता है यानी कि शोर शराबा में 80, और जेट विमान से जो है दोस्तों 120 से 150 डेसिबल की ध्वनि निकलता है। और उतरते वक्त जो है जेट में सबसे ज्यादा प्रदूषण उस टाइम जो है होता है। मृदा प्रदूषण की आपसे बात करें तो कृषि उर्वरक जो हम लोग देते हैं खाद पानी के रूप में, उससे मिट्टी जो है प्रदूषण होता है। झूम की कृषि में क्या होता है कि एक जगह से फिर कृषि स्थानांतरित होते रहता है, तो इसका प्रभाव जो है मृदा प्रदूषण पर पड़ता है। मृदा कटाव, मिट्टी काटिएगा तो आपको यहाँ से बाढ़ आएगा, तेज हवा सब उड़ जाता है, तो आपको देखो प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, तो मिट्टी पर यहाँ से प्रदूषण होता है। तो यह सब समझने के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इंपॉर्टेंट की बात करें हम लोग दोस्तों, तो यह इंपॉर्टेंट है वन जीव संरक्षण। 1972 राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात करें दोस्तों, तो 105 या कहीं कहीं आपको 107 या 106 भी मिलता है। वन जीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह पुराना डाटा है, लेकिन अभी अभी जो है 500 दोस्तों 573 के आसपास में जो है वन जीव अभ्यारण्य है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभी 18 है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अभी कितना है, तो 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की बात करें दोस्तों 1973 में, और उसी में जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था बाघ को। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण कब मनाया गया, तो 1973 में, और राष्ट्रीय पशु के रूप में राष्ट्रीय बाघ को घोषित किया गया इसी में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अब लास्ट हो रहा है हाथी संरक्षण की बात करें, हाथी संरक्षण परियोजना को 1992 में, जो कि विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। मगरमच्छ की बात करें दोस्तों, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात करें 2006, जो कि डाइक्लोफेनॉक। यह याद रखिए, गिद्ध संरक्षण केवल यहाँ पे याद रखिए, यह कुछ खास नहीं है। गिद्ध संरक्षण की बात करें 2006। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में आया, और राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा नदी डॉल्फिन को जो है घोषित किया गया है। तो गिद्ध संरक्षण 2006 याद रखेंगे, मगरमच्छ संरक्षण 1974 याद रखेंगे, और हाथी संरक्षण 1992, और बाघ संरक्षण 1973। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यह पूछा जाता क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट की बात करें दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम दोस्तों यह उत्तराखंड में पहले याद रखिए, पुराना नाम जो है दोस्तों हेली नेशनल पार्क था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, अब जाकर के फिर से इसका नाम बदल करके रामगंगा, चूंकि यह रामगंगा नदी के किनारे पे है, तो रामगंगा का नेशनल पार्क जो है इसका नाम घोषित कर दिया गया है। शीत मरुस्थल की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में। शीत मरुस्थल कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश को शीत मरुस्थल के रूप में जो है जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, यह इंपॉर्टेंट है। कितना है ताप स्थल या हॉटस्पॉट कितना है? 4। हम लोग अभी ऊपर में चर्चा भी किए थे, और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना आपको। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा, और सुंडालैंड, इसको ध्यान में रखना है। हम आपको बताए भी हैं पीछे अभी कि इस कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। जैव विविधता हॉटस्पॉट इसमें से कौन नहीं है, तो आपको दे दिया जाएगा पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, या भारत म्यांमार सीमा, और फिर सुंडालैंड, या फिर आपको कुछ एरिया अन्य के रूप में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जाना जाता है। तो इसे हमको ध्यान में रखना है, यह 4 पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि हॉट स्पॉट इसमें से कौन नहीं है, या भारत में कितने हॉट स्पॉट है, तो ऐसा हम लोग को ध्यान में रखना है। शिमला सम्मेलन की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, यह फैक्ट में अलग से हमने लिख लिया है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। ताशकंद समझौता की आपसे बात किया जाए दोस्तों, 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के समय में ताशकंद समझौता हुआ था। यह सब बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। शिमला सम्मेलन की बात करें, शिमला सम्मेलन 1935, और शिमला समझौता की बात करें आपसे 2 जून 1972 में आ जाएगा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। फरक्का समझौता की बात करें 12 दिसंबर 1996 याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता। उसके बाद है दोस्त
भारत और सोवियत संधि की बात करें तो यह 1971 में हुआ था। 1971 में भारत सोवियत संधि हुआ था। और एक और याद रखिए दोस्तों, अभी बहुत चर्चा में था और बीपीएससी में अभी अभी पूछा गया है, सिंधु नदी समझौता कब हुआ? तो 1960 में। सिंधु नदी समझौता 1960, इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह मेन जो फैक्ट था, पॉइंट था, उसको हमने डील किया, आपको समझा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यही मेरा नोट्स था, आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। और यह पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे आपको, और इसको आप खुद से बना लीजिए। इसको आप अपने से समझ करके आप लिख भी सकते हैं या प्रिंट भी करा सकते हैं। यह एग्जाम में आपको, जैसे कि हमने बताया आपको कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अब समझ में आ गया होगा यह चीज़, और यह कितना इम्पोर्टेंट है यह पेज, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतना ही पेज से हम लोग को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला है और बार-बार पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और जो भी लोग को यह पीडीएफ लेना है, हमारा टेलीग्राम आवर स्टडी नोट से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा, और ऐसे भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। तो आप वहाँ से यह पीडीएफ ले सकते हैं, चूँकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। जितना भी वीवीआई इसको दीजिए, जितना भी वीवीआई दीजिए, यह कम पड़ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है और आप लोग पढ़िए लेकर के। बहुत डिमांड था नोट्स के लिए आप लोग को, ऐसे ही करके अभी बहुत सारा नोट्स है दोस्त, बहुत सारा नोट्स है। उसको धीरे-धीरे हम सोचेंगे अब वीक में 1-2 वीडियो लाते रहें और ऐसे ही आप लोग को प्रोवाइड कराते रहें। उम्मीद करते हैं कि बहुत आप लोग इसमें हेल्पफुल साबित होगा आप लोग के लिए, और जो भी लोग सीरियस होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह कितना इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इसको, और पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। कैसा लगा आप लोग ये भी बताइएगा, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है इसलिए लंबा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, 1 घंटा, मान लीजिए कि 1 घंटा दे करके आप 5 नंबर ले रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।